एंजाइम को बेसिकली हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। तो विच बायोमोलिक्यूल इज कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, ऐसा पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? यस, कैटलिस्ट, CAT। ओके, जैव उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में इसको, जैव उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट क्या करता है भाई? केमिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। नहीं, खाली फास्ट नहीं करता है, स्लो भी कर सकता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि फास्ट करता है, बट एडवांस अगर केमिस्ट्री में जाओगे 11 12 थोड़ा पढ़ोगे, अगर आप साइंस से बिलोंग करते पता होगा कि दो टाइप के होते हैं कैटलिस्ट, एक फास्ट भी कर सकता है और एक स्लो भी कर सकता है। ठीक है ना? एक प्रमोटर होता है, इनहिबिटर होता है, मतलब स्लो करने वाला होता है ना कैटलिस्ट में भी। तो बायो कैटलिस्ट मतलब, तो कैटलिस्ट मतलब समझिए कि रिएक्शंस को स्लो या फास्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम बायो रिएक्शंस बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, है ना? जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन, राइट? इवन प्लांट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। इन सब रिएक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए जो जरूरी है वो क्या है? एंजाइम। तो फंक्शन मैंने आपको बता दी, तो वो लिख लो, फंक्शन लिखो इसके। इट इन्वॉल्व्स इन बायोकेमिकल रिएक्शन, इट इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल रिएक्शन like digestion, respiration, etc. देखो, यह जैव अणु जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, यह जैव अणु जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इट इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। ओके, आप एग्जाम्पल लिखना जैसे कि पाचन एवं श्वसन हिंदी में। ठीक है, लिखिए ना आप लोग। इसके एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दूंगा अभी, एग्जांपल्स क्योंकि अलग से हम डाइजेशन सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल, तो रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है, वहां डिटेल में ही हमको पढ़ना है तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो लिखो आप, फैट। ठीक है, फैट या इसी को हम लिपिड भी बोलते हैं, हिंदी में वसा आप लिख सकते हो, लिपिड को लिपिड ही लिखना है। एक और नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये तीनों एक ही चीज है ना? फैट हो गया, लिपिड हो गया, या फिर ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड वसा हिंदी में, ट्राइग्लिसराइड लिखना है हिंदी में ही, है ना? तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फैट मॉलिक्यूल है यहां पे भी अब मैं यूज कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अभी तक मैंने इनमें यूज नहीं किया था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूं फिर से यहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जटिल अणु है ये। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, व्हेन आई एम कोटिंग इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म पूछना होगा पड़ेगा, वो वहां क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि। तो यहां पर जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड हिंदी में वसीय अम्ल, वसीय अम्ल या वसा अम्ल भी लिखते हैं, है ना? फैटी एसिड या वसीय अम्ल। ठीक है, ये इसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा फैटी एसिड। यस, एग्जैक्टली। तो अब हम इतना जानने के बाद में इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसका मेन है, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी का मतलब एटीपी। तो एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है ये हमारी बॉडी में, है ना? तो एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो क्या पी जाए पूरा तेल उठा के? हाँ, तो अब वो जानना है हमको, है ना? क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फैट, अगर गुड फैट भी है तो ऐसा नहीं है कि खूब सारा खा लिए, एक हेल्दी डाइट करके भी चीज होता है, बैलेंस डाइट, है ना? तो हर चीज एक नॉमिनल क्वांटिटी में, एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, हाइपर वाला केस, है ना? तो ऑप्टिमम केस में चाहिए, याद रखना। ठीक है,
तो प्रोवाइड्स एनर्जी, एटीपी। ठीक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछता है, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है, उसके सोर्सेस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं, फैट। हिंदी में ऊर्जा प्रदान करता है, लिख लेना, ठीक है ना, एटीपी। तो अब फैट में हम क्लासिफिकेशन में अगर जाएं तो आपको दो मेन क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे, मेन क्लासिफिकेशन, है ना। हालांकि और भी क्लासिफिकेशन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये दो नाम बता रहा हूं। एक तो सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना, सैचुरेटेड फैट की अगर मैं बात करूं तो देखो स्ट्रक्चरली वो पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर मान लो ये फैट का एक सिंपल स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर में आ रहा हूं, अगर सारे कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ही आपको दिखेगा फैट के स्ट्रक्चर में, तो वो सैचुरेटेड फैट है। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चरली है, लिखना नहीं है आपको। तो केमिस्ट्री में सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ही होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में तो सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और वहां अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन फैट में डबल बॉन्ड होता है मेनली। ठीक है ना, तो वो बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें पूछेगा सोर्सेस से पहला। तो इसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है, इसके जो मेन सोर्स होते हैं, स्रोत जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, वो क्या होता है, एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल बेस्ड जो फूड होते हैं वो मेन सोर्स है किसके, तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, सारा चीज। तो यहां पर आप लिख रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध वाले जो भी उत्पाद है ना, दुग्ध के उत्पाद। मिल्क में एग्जांपल लिख रहा हूं डायरेक्टली, आप डेयरी प्रोडक्ट लिख लेना पहले, सारी कैटेगरी उसमें आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर लिख रहा हूं मिल्क, है ना, मिल्क हो गया, घी हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी आपकी, पनीर हो गया, सबका सब, चीज पनीर सब, क्योंकि दूध से ही बना हुआ है सब। इसके बाद में जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल बेस्ड फूड में क्या कंज्यूम करते हैं, मीट। ठीक है ना, तो मीट जो है वो किसमें आ जाएगा आपका, तो किसके सोर्स में आ जाएगा, सैचुरेटेड फैट के सोर्स में। ठीक है, अब आते हैं अनसैचुरेटेड फैट के सोर्स में। ठीक है, देखो मेन सोर्स तो वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, प्लांट बेस्ड फूड। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स फेमस एग्जांपल, वेजिटेबल ऑयल्स, जो भी आप सोयाबीन ऑयल, है ना, सनफ्लावर ऑयल, जो भी आप ऑयल कंज्यूम करते हो, वो ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैट में आता है। ठीक है ना, तो वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति जो तेल है हम बोलते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब के सब अनसैचुरेटेड फैट के एग्जांपल्स में आते हैं, वो कैरी करते हैं याद रखना। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली एग्जांपल्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। फिर उसको जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि कौन सा गुड है, कौन सा बैड है, वो सब कोलेस्ट्रॉल के बेसिस में डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल्स पूरा कवर कर लेते हैं, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा इसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन में आपको लिखना है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, तो मैं केवल यहां पर मोनो टर्म लिख रहा हूं, मोनो एंड यूएफ लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, मोनो, मोनो मतलब एकल, तो आप हिंदी में मोनो ही लिखना देवनागरी में। ठीक है ना, और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अगर हिंदी में प्योर हिंदी में अगर बताऊं तो इसको बोलते हैं संतृप्त वसा, इसको बोलते हैं असंतृप्त वसा। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड का हिंदी टर्म है असंतृप्त। अब यहां पर एकल असंतृप्त बोलते हैं, है ना, या सामान्य असंतृप्त वसा, और यहाँ पर बहु असंतृप्त वसा, है ना। हालांकि आप मोनो लिखना और पॉली लिखना, वो वर्ड यूज नहीं करेगा वो। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इतनी बात ठीक है। अब आप कभी ओमेगा 3 ओमेगा 6 से सुने हो, तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर
तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट। यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के एग्जाम्पल आप लिखो। 3 एग्जाम्पल मैं आपको कोट करूंगा मोनो में, और फिर पॉली में पहले मैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 कैटेगराइज कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो मोनो में एग्जाम्पल लिखो। पहला जैतून का तेल, तेल जानते हो ना आप, ऑलिव ऑयल, वो पहला एग्जाम्पल लिखो, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी माना जाता है ना, बहुत महंगा भी होता है। नॉर्मल ऑयल अगर आपको 150 पर लीटर मिल रहा है, तो ये आपको 600 700 800, डिपेंड करता है क्वालिटी पे, उतने पर लीटर में मिलेगा, ठीक है। हालांकि इसको गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए, उससे कई लोग खरीद लेंगे और फिर उसको डालेंगे कढ़ाई में और फिर उसको गर्म करेंगे, और फिर उसे कोई मतलब नहीं है। इसको सैलेड्स में खाते हैं, सलाद में डालते हैं और खा लेते हैं, समझ गए, वैसे खाते हैं, उसको कच्चा खाना पड़ता है, तब वो काम करेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग ऑलिव ऑयल खाते हैं, हमारी सब्जी उससे बनती है, तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है ना, उसका सारा वो खत्म हो गया उसमें। तो ऑलिव ऑयल के बाद में दूसरा लिखो आप, कैनोला ऑयल, CANOLA, CANOLA, कैनोला ऑयल, कैनोला ऑयल, ओके, CANOLA, कैनोला ऑयल। ये बहुत सारे ऑयल में मिक्स करते हैं इस ऑयल को, ठीक है ना। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट, एक फ्रूट है, खाए हो या नहीं खाए हो, एवोकाडो, खाए हो, उसमें पाया जाता है, ठीक है, मोनो आंसर, तो वो लिख लो, AVOCADO, एवोकाडो, AVOCADO, है ना, CADO। हिंदी में इस फल को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, तो देख लेना। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में आपको 2 कैटेगरी पहले लिखनी है, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी पहले हम लिखेंगे, कौन कौन सी, एक ओमेगा 6 की और एक ओमेगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओमेगा 3, ओमेगा 6। देखो ये जो 2 फैट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, और दूसरी चीज हेड हार्ट के हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ओमेगा 3 जो है ये मिलता है सबसे पहले वेजिटेरियन। देखो मैं जितने भी अभी तक एग्जांपल दिया हूं इस अनसैचुरेटेड फैट में, वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड मटेरियल है, ऑयल प्लांट से ही निकलता है, ठीक है। अभी इसमें भी यहां भी एग्जांपल मैं सारे प्लांट के दूंगा, बट ओमेगा 3 में 2 नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन भी आएंगे, क्योंकि फिश जो है सलमॉन फिश और टूना फिश, वो 2 जो वैरायटी है फिश की ब्रीड है, उसमें ओमेगा 3 मिलता है, ठीक, उसके ऑयल में एक्चुअली, उसको भी ऑयल ही है, लेकिन उसके मीट में नहीं मिलता, उसके अंदर जो ऑयल निकलता है उसमें मिलता है। इसीलिए कई मेडिसिन में, टैबलेट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिखा होता है, तो उसमें ना रेड कलर मार्क रहता है, ग्रीन नहीं, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से आया है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखो पहले टूना, TUNA, टूना फिश, ठीक है। और एक क्या नाम बताया था मैंने, सलमान नहीं लिखना, सलमोन है ना, सलमोन फिश, SALMON, है ना, सलमोन फिश, टूना एंड सलमोन। ये सारी चीज आपको वहां मिल जाएगा जहां ओशन के आसपास में जितने भी कंट्री बसी हुई है ना, कोस्टल एरिया में, ठीक है। इसके बाद में एक वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, फ्लेक्स सीड, फ्लेक्स सीड, है ना। तो फ्लेक्स सीड भी भिगा के खा सकते हो भाई आप लोग, सीड्स, ये बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए, है ना। फ्लेक्स सीड अलग है, चिया सीड अलग है ना, अलग अलग है सब। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट, ओमेगा 6 के सोर्सेस, ओमेगा 6, ओमेगा 6 में जितने भी नट्स होते हैं, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट समझ लो आप, नट्स लिखना, है ना, नट्स जितने भी हैं उनमें क्या पाया जाता है, बादाम वगैरह जब खाओगे तो ओमेगा 6 आपको मिलेगा, समझ लो, है ना, जितने भी नट्स। इसके बाद में लिखो सनफ्लावर ऑयल,
सनफ्लावर ऑयल, ओके। इसके बाद में कॉर्न ऑयल, तो सूरजमुखी का तेल है ना, सूर्यमुखी या सूरजमुखी, कॉर्न ऑयल। इसके अलावा ये सब में भी क्या मिलता है, ओमेगा 6 मिलता है ना। आजकल पूछता है इसके डिटेल सोर्सेज से, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत पूछता है, ठीक है ना। अब इतना जानने के बाद अगर क्वेश्चन से पूछेगा तो ये तो बन जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा गुड और बैड वाले में तो अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, लेकिन उससे पहले, डिसाइड करने से पहले कुछ फंडामेंटल आपको जानना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल आप सब सुने होंगे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में यहां पर लिख रहा हूं, LDL और HDL। इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, निम्न घनत्व का लिपोप्रोटीन, निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व लिपो, दोनों के दोनों कोलेस्ट्रॉल है और कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है ना। अब LDL को हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ये दो हम यहां पर लिखिए। तो अब यहां पर हमको ये देखना है कि ये बैड क्यों है, ये गुड क्यों है। देखो इसी के बेसिस में हम समझ पाएंगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है, ठीक है। कि कौन से फैट को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से कौन से फैट को कंज्यूम करने से कौन सा हमको मिलता है ज्यादा, या किसको बढ़ाएगा वो बॉडी में, वो हम देखेंगे। कि पहले खराब और अच्छा क्यों है। तो अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी। और खराब इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर ड्रॉ करूं ब्लड वेजल्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लड वेजल्स में मैं यहां पर ऐसे करके यहां पर आपको कुछ प्लेक फॉर्मेशन जैसा यहां पर बना रहा हूं। ये आपका ब्लड वेजल है ना, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है क्या, LDL। अगर आपके ब्लड वेजल्स में LDL, जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें LDL जमा होने लग जाए, एक्यूमुलेट होने लग जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहली चीज तो होगी इससे ये डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होगा, है ना। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, है ना। तो और दूसरा, हार्ट डिसीज का रिस्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रॉब्लम होगी यहां पर, हार्ट डिसीज मतलब हार्ट फेलियर हो जाएगा, ब्लॉक हो सकता है, वो अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए ये खराब है और ये अच्छा। अच्छा HDL, जब भी हम बोलेंगे HDL तो अच्छा वाला, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दूसरी टाइप का कोलेस्ट्रॉल, जो है खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब अच्छा और खराब हम जान गए, इसी के बेसिस में हम डिस्कस करते हैं कि क्या खाते हैं तो क्या मिलता है। तो मैं अब यहां पर लिखता हूं, तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटेंगे अभी, जो बाहर खाना बहुत पसंद करते हैं, है ना। तो उनके लिए एक चेतावनी भी है ये, नॉलेज के साथ साथ। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैट के बारे में। तो अगर आप सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर रहे हो ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे LDL और HDL हमारे बॉडी में दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं सीधा बता दिया आपको कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं हमारे बॉडी, ठीक। अब यहां पर मैं अनसैचुरेटेड फैट भी लिख देता हूं, फिर आप डिसाइड करना। अनसैचुरेटेड फैट, जब आप अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा कंज्यूम करते हो तो इससे क्या होता है, ज्यादा मतलब एक क्वांटिटी में, है ना। तो इससे LDL और HDL में क्या फर्क पड़ेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। LDL जो है ये होता है कम, इसकी कमी होती जाएगी, डिक्रीज होगा। और HDL क्या होगा,
तो गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो रहा है ना। तो फायदा किसमें है, किसको खाने में ज्यादा फायदा है, अनसैचुरेटेड फैट को, राइट। क्योंकि एक प्रकार से दोनों तरीके से हमारे लिए तरीका अच्छा है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते जा रहा है, इसका मतलब इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, और आपको फैटिक थकान वगैरह नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया, मतलब एनर्जेटिक रहोगे आप, एनर्जेटिक फील करोगे, समझ गए ना। तो एक तरीके का फैट है जिसको खा के एकदम आलसीपन आएगा आपके अंदर में, फैट है, कुछ करने का मन नहीं है और मोटे होते जा रहे हो बस खाली, और खा रहे हो और मोटे हो रहे हो, है ना, और पड़े अजगर की तरह। एक तो ये केस होगा। दूसरा ये है कि आप एनर्जेटिक हो क्योंकि एनर्जी मिल रही है, मतलब एचडीएल जब आपकी बॉडी को मिलता है तो बॉडी इसको ब्रेक डाउन करके एटीपी बना लेती है, लेकिन एलडीएल को आपकी बॉडी एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, और वो जाके आपके फैट के टिश्यू में एक्यूमुलेट होते रहता है, समझ गए ना, और फिर आपका मोटापा बढ़ाने में काम करेगा, ओबेसिटी। अल्टीमेटली इट विल लीड टू द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। चलो ये ठीक है, सैचुरेटेड फैट भी आप कंज्यूम कर सकते हो लेकिन ऑप्टिमम क्वांटिटी पे। अगर आपके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो फिर ठीक है, आप ऑप्टिमम क्वांटिटी में ये दोनों के दोनों कंज्यूम कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जनरली अगर बोला जाए ये बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, याद रखना, अभी मैं बताऊंगा बैड कोलेस्ट्रॉल असली कौन सा है। अभी बस आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि हेल्दी फैट कौन सा है, तो हेल्दी फैट आप लिख लो, अनसैचुरेटेड फैट को बोला गया हेल्दी फैट। व्हाई, बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, है ना। और क्यों, तो उसका आंसर, टेक्निकल आंसर डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अगर आपको इतना डिटेल नहीं पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब एक आते हैं जो मेन मैं आपको बताना चाह रहा था इनके पूरे जरिए, वो है ट्रांस फैट। अलग से मैं बताऊंगा, ये अलग क्लासिफिकेशन है ना। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन दो ही है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट के अंदर में ही एक मान सकते हो ट्रांस, क्योंकि ट्रांस फैट में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो एक प्रकार से अनसैचुरेटेड फैट का ही एग्जांपल है वो, लेकिन वो एक्सेप्शन है अनसैचुरेटेड फैट में, बोल सकते हो आप। तो एक अलग से हेडिंग डालना, इतना डालने के बाद में ट्रांस फैट लिखने के बाद में, ठीक है, इतना कंप्लीट होगा आप सबका। अब आते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को हमने बोला हाईली अनहेल्दी फैट, हाईली अनहेल्दी फैट। ये बहुत ज्यादा हानिकारक वसा है, आप लिख सकते हो अपने, है ना, हाईली अनहेल्दी। क्यों, अत्यधिक रूप से हानिकारक है ये आपके शरीर के लिए, हाईली अनहेल्दी है, अस्वास्थ्यकारी है हिंदी में, प्योर हिंदी में। तो पहले सोर्सेज जानना पड़ेंगे और फिर आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको एलडीएल और एचडीएल का कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो ये आपकी बॉडी में एलडीएल की कंसंट्रेशन क्या करता है, बढ़ाएगा, पहली बात तो ये, इसलिए तो हम इसको बोल रहे हैं हाईली अनहेल्दी, है ना। तो भाई आप बोलोगे सर अनसैचुरेटेड फैट भी तो यही कर रहा था, लेकिन सैचुरेटेड फैट एचडीएल को भी बढ़ा रहा था, लेकिन यहां पर ये एचडीएल को क्या करेगा, डिक्रीज कर। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, अब बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब आप क्या एक्यूमुलेट करते जा रहे हो अपने ब्लड वेजल्स में, एलडीएल, और एनर्जी है नहीं, समझ गए ना। तो अब इसका मतलब ये है कि ये एक टू एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार की तरह है, एनर्जी भी नहीं दे रही है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, और खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है, इसलिए हाईली अनहेल्दी फैट। क्यों बोला गया हाईली अनहेल्दी, इसलिए बोला गया गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। अब आते हैं सोर्सेस। इसलिए वर्ल्ड वाइड WHO इसको 2022 के बाद से, 22-23 के बाद से कंप्लीटली बैन कर दिया है सारे पैकेज्ड फूड से। तो देखना पैकेज्ड फूड के अंदर में आपको ट्रांस फैट 0% लिखा रहेगा, 0 ग्राम ट्रांस फैट, क्योंकि बैन है, ठीक है ना। सोर्सेस में अगर हम देखें तो सोर्सेस में आप लिख लो स्ट्रीट फूड, सबसे पहले तो स्ट्रीट फूड, हाँ वही लिखना है, डायरेक्ट लिखना है,
स्ट्रीट फूड दे आर द मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैट। उसमें पहला ऑप्शन वही लिखना है, स्ट्रीट फूड, है ना। तो ये जितने लोग भी स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अभी तो मस्त लगेगा, सब चीज खा रहे हो, बढ़िया है। प्रॉब्लम होगी 35 के बाद में, जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगा अच्छा खासा क्वांटिटी में। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है। 35 के बाद में जब वो एक्यूमुलेट ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए रहेगा, तब प्रॉब्लम शुरू होगी। अचानक से कभी हार्ट फेल हो गया तो गए, फिर तो गए ना, वही रोड में ही खत्म हो जाओगे। कोई पहुंचा दिया तो बच गया, नहीं तो फिर वही वाली बात है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रीट फूड को क्यों बोला गया, क्योंकि जब किसी ऑयल को आप मल्टीपल टाइम्स गर्म करते हो, सेम ऑयल को रीहीटिंग करते हो, तो उसमें ट्रांस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। ये चीज घर में नहीं होता। देखो, आप अगर समोसा घर में बना रहे हो ना तो दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ऑयल, घर में बने हुए ऑयल को आप एक बार के बाद हीट करने के बाद मे भी दूसरी बार सब्जी बना के खत्म कर दोगे, है ना। उसमें बार बार आप नहीं तलने वाले, उन चीजों को फ्राई नहीं करने वाले, है नहीं। और यहाँ तो पूरा कढ़ाई में भरा हुआ ऑयल है, आज यूज करे, फिर कल उसको फिर डाल दिया, फिर मिला दिए, फिर ऐसा करते हो, है ना। और दिन में भी वो कई बार छानने के लिए यूज होगा, मल्टीपल टाइम रीहीट होगा, उससे एक्यूमुलेशन होता है किसका? ट्रांस फैट का। इसीलिए स्ट्रीट फूड डेंजरस। दूसरा, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट हैं, हाईली प्रोसेस्ड क्रीम इसमें होता है, पेस्ट्री, केक, समझ गए ना। बेकरी प्रोडक्ट जितने हैं उन सब में क्या होगा? तो लिखो बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी उत्पाद। तो जिसमें भी हाईली प्रोसेस्ड क्रीम है उनमें तो होगा भाई, है ना, याद रखना। तो अभी अच्छा लगता होगा पेस्ट्री खाने में, ब्लैक फॉरेस्ट और ये वो, है ना, लेकिन बहुत नुकसान है। शुगर कंटेंट भी ज्यादा ही होता है ऑब्वियसली, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि ट्रांस फैट क्यों इतना खतरनाक है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, अकॉर्डिंग टू WHO, मोर देन 1 लाख पीपल, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं मैं, हर साल डेथ होती है हार्ट रिस्क डिसीज के कारण से। उससे मेन कल्प्रिट कौन है? ट्रांस फैट। एनुअली 70,000 डेथ तो इंडिया में ही होता है हार्ट फेलियर और इस सब के कारण से, हार्ट डिसीज के कारण से। उसका मेन कल्प्रिट कौन है? ट्रांस फैट कंजम्पशन। ये पहले बहुत कम होता था, अब ज्यादा बढ़ गया है, कि पहले के लोग स्ट्रीट फूड ज्यादा नहीं खाते थे, पहले के लोग घर में ही बनाना पसंद करते थे। एक बड़ी फैमिली होती थी, सब मिल बांट में। अब न्यूक्लियर फैमिली वाला केस आ गया है, और फिर सो कॉल्ड फूड ब्लॉगर सोशल मीडिया में है, वो प्रमोट करते हैं, यहाँ पर आइए 100 रुपए मिलेगा, 50 रुपए में पिज्जा मिल रहा है ना। तो वो जो प्रमोशन हो रहा है ना, उससे और जा रहे हैं। तो उससे और क्या हो रहा है कि ये सारे जो फूड है वो कंजम्पशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तो आने वाले टाइम पे वाकई में जो हार्ट डिसीजेस हैं वो और बढ़ेंगे, अगर अभी केयर नहीं किया गया तो आप ही हो डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है ना। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको, कई लोग हैं जिंदगी 4 दिनों की है, अभी खा लेते हैं, बाद में तो बीमार होना ही है, तो फिर अलग बात है ना। वो बीमार होने की बात पता चलता है ना क्या करना है उसके बाद में। तो ये हो गया फैट के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो क्योंकि ट्रांस फैट बार बार न्यूज में रहता है, हार्ट डिसीजेस आजकल बार बार न्यूज में रहती है, इसलिए फैट becomes important topic for examination. Remember that prelims के लिए खास करके, है ना। Now moving towards the next, that is carbohydrate. Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, आप वहां पर लिख सकते हो ना एक चीज, ट्रांस फैट में, ट्रांस फैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। यह हृदय रोग के खतरे को बढ़ाता है ना। ये लिख लेना भाई ना, ट्रांस फैट। और कौन सा रिड्यूस करता है? अनसैचुरेटेड। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 ओमेगा 6, वो एक्चुअली में रिड्यूस करता है हार्ट रिस्क के डिसीज को, है ना, हार्ट डिसीज के रिस्क को।
तो ये हो गया सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है भाई, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो इसका स्मॉलेस्ट सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई एक और नाम भी है कार्बोहाइड्रेट का, वो भी लिख लेना, सैकेराइड बोलते हैं इसको। स्पेलिंग में कोट कर दे रहा हूं, SA सैकेराइड, SACCH, मैं यहां पर लिख रहा हूं SACCHARIDE सैकेराइड, ओके, सैकेराइड, DE ना। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, शुगर, शर्करा, है ना। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर ही है ना। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछता है उसके बारे में देखते हैं। हम इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे सैकेराइड को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करने वाले हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, सिंपलेस्ट फॉर्म तो मैंने बता दिया, फंक्शन मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। फंक्शन जो है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रोवाइड्स एनर्जी, ATP, ठीक है ना, एनर्जी का सोर्स है भाई ये हमारे बॉडी में, है ना, इट प्रोवाइड्स एनर्जी ATP। तो 3 मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके अलावा जो है बाकी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, उनका फंक्शन अलग है, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के या सैकेराइड के। तो इसमें आपको जो लिखना है वो पहला है मोनोसैकेराइड, ठीक है, उसके बाद डाइसैकेराइड, उसके बाद फिर यहां पर पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड वगैरह भी होता है, लेकिन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं, उसको आपको फोकस करना है, ठीक है। देखो मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट, अगर कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, सिंगल यूनिट होगा, एक यूनिट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड, सिंपल। अगर 2 यूनिट से मिलकर बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई। और मोर देन 2 यूनिट होगा तो, मतलब मल्टीपल यूनिट होगा तो, मल्टीपल यूनिट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। यही मीनिंग है, मतलब मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म है। मोनोसैकेराइड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहला नाम क्या आएगा, ग्लूकोज। एग्जांपल लिख लो मोनोसैकेराइड का, ग्लूकोज। लेकिन इसके अलावा 2 और नेम मैं बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको उसी के जरिए हम लोग पढ़ेंगे बाकी चीज को भी। तो एक ग्लूकोज हो गया, एक फ्रक्टोज, है ना। पूछेगा फ्रूट शुगर, नेचुरल फ्रूट शुगर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द नेचुरल फ्रूट शुगर, याद रखना, ठीक है ना। उसमें आपको लिखना है नेचुरल फ्रूट शुगर, तो फ्रक्टोज है। और ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, क्या है, मोनोसैकेराइड। इसके बाद में एक और नाम लिखना है, गैलेक्टोज, GALA, GALACTOSE, गैलेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये सब के सब सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन जनरली हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किसको लिखते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही ऑप्शन में देता है। अगर मान लो ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है और सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ लिया तो मे बी ये ऑप्शन दे, क्योंकि वो मोनो से सिंगल यूनिट है, ठीक है। अब आते हैं डाइसैकेराइड। इन्हीं में से कोई 2 मिल करके एक डाइसैकेराइड बनाएगा। मैं 3 एग्जांपल डाइसैकेराइड के लूंगा और उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन बताऊंगा इनमें से किसी के, ठीक है। तो पहला डाइसैकेराइड लिखो, माल्टोज, माल्टोज, MALTOSE, MALTOSE। माल्टोज जो है ये किन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, पूछेगा आपसे मान लो पेपर में। तो माल्टोज जो है मिलकर बना हुआ है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, मतलब 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर आप 2 यूनिट लिख सकते हो या फिर सिंपल लिख सकते हो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। मैं यहां पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिख रहा हूं, है ना, ताकि आपको क्लियर। इसके बाद में लिखते हैं सुक्रोज,
SUCROSE। व्हेन वी टॉक अबाउट सुक्रोज, ये शुगर केन में मिलता है, समझ गए ना। तो शुगर केन में अगर मिलता है, शुगर केन क्या है, फ्रूट, एक फ्रूट नहीं है वो एक्चुअली में, हम खाते हैं, स्टेम है उसमें। तो उसमें कौन सा शुगर मिलता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड है ना वो, उसमें कौन सा शुगर, नेचुरल शुगर मिलता है। और नेचुरल शुगर कौन सा है, और ग्लूकोज तो मिल गई, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएगा, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। नेचुरल फ्रूट शुगर कौन सा है भाई, फ्रक्टोज, है ना। तो यहां पर लिख लो आप ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मैं शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है, G प्लस, ठीक है। अब आते हैं लैक्टोज। लैक्टोज क्या है भाई, मिल्क सैकेराइड है, ये मिल्क में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। और लैक्टोज में एक तो ग्लूकोज होगा और एक गैलेक्टोज होगा, तो G प्लस G, लेकिन पूरा लिखें आप ना, एक गैलेक्टोज है, मैं GL लिख दे रहा हूं इसमें, है ना, दोनों में GL है, एक में GL है, GL है, GL और GL, ठीक है ना, गैलेक्टोज पूरा लिख लेना ना। तो लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज तो सब में है, बस वो सेकेंड वाला बदल रहा है, अगर बदलना है तो। माल्टोज में तो दोनों है सेम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब आते हैं एक से एग्जांपल में, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में आ जाओ, ठीक है। मैं पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल यहां ऊपर में लिखता हूं। सबसे पहले एग्जांपल में लिखा हूं ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल लिखा हूं, ग्लाइकोजन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोजन, यहां से क्वेश्चन पूछता है, आप उसके फ्रंट में लिख सकते हो या साइड में लिख सकते हो, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स या ह्यूमन। हमारे बॉडी में अगर फूड स्टोर होगा, क्योंकि हमारे, देखो ध्यान सुनो, हमारे बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, समझ गए ना। तो लिखो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन भी एनिमल किंगडम का पार्ट है, ठीक है। तो हिंदी में आप लिखना ग्लाइकोजन जो है यह जंतुओं या मनुष्य के शरीर में भोजन का संचित रूप, ठीक है, भोजन का संचित रूप, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन ज्यादातर पूछेगा आपको। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो है, वो है आपका स्टार्च। स्टार्च बहुत फेमस है, ये है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स भी ग्लूकोज बनाते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस से, फिर वो स्टोर होता है किस फॉर्म में उनकी बॉडी में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है ना। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स, पौधों में भोजन या भोज्य पदार्थ का संचित रूप स्टार्च है, ठीक है। और एक इसके बाद में लिखना सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, पूरा ग्लूकोज ही रहता है उसमें, है ना, लेकिन हमारी बॉडी उसको पचा नहीं सकती, हमारी बॉडी, हम सेलुलोज नहीं खा सकते, जैसे ग्रास, घास नहीं खा सकते हम, उसमें सेलुलोज बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होता है ना। तो कौन डाइजेस्ट कर पाता है उसको, जो कैटल्स वगैरह हैं, बकरियां वगैरह हैं, वो सब, क्योंकि उनके इंटेस्टाइन में वैसा बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को तोड़ देता है, हमारे में नहीं होता, हमारे में कोई एंजाइम ऐसा नहीं जो उसको तोड़ दे, है ना। सेलुलोज होता है किसमें, प्रेजेंट इन, या ऐसा लिख लो, सेल वॉल इन प्लांट सेल, प्लांट सेल, सेल वॉल इन प्लांट सेल, बस ऐसा आप अपने रेफरेंस के लिए लिख लो, है ना। ये किसमें पाया जाता है, फाउंड इन सेल वॉल इन प्लांट सेल, पौधों की कोशिका, जो पादप कोशिका है ना, उसमें कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है। वो उसमें सेलुलोज नहीं रहता, जैसे आप वो ज्वारा, ज्वार बोलते हैं, ज्वारा जो नवरात्रि में हम ग्रो कराते हैं उसको पीते भी हैं, है ना। और भाजिया भी तो खाते हैं, इतनी सारी भाजियां, तो कुछ में सेलुलोज नहीं होता है, उनको हम सीधा कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ में अगर होगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हीट करने पे, हीट करने पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना। तो अगर रहेगा भी तो हम तो पकाए खाते हैं उन चीजों को, है ना, तो पकाए खाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, डायरेक्ट नहीं खा सकते,
लेकिन जनरली जो हम भाजिया खाते हैं वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता बहुत थिन लेयर पाई जाती है जो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट भी खत्म। अब आगे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम मेरे ख्याल से 5 कंप्लीट कर लिए ना हम लोग, अब एक लास्ट बचा है कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। 5 हो गए। न्यूक्लिक एसिड अब देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जब साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे या पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, ट्रांसफर करता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में उन्होंने प्रोटीन को भी लिया, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को भी लिया, फैट को भी लिया, जितने बायोमोलिक्यूल हैं सब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उनको किसी में रिजल्ट नहीं मिला, केवल एक में ही सही रिजल्ट मिला कि ये मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है, और वो कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। इसको बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। कौन सा बायोमोलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है पूछेगा आपसे, तो कौन सा है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है आनुवंशिक पदार्थ, है ना। So this biomolecule is called genetic material. And what is the definition of genetic material? A genetic molecule, those material which can transfer characters from one generation to another. वो लिख लेना आप definition, ठीक है ना। पहले लिख लो इंग्लिश में, those materials which transfers characters from one generation to another. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करने वाले पदार्थ, ठीक है। अब वो कौन से हैं, लेकिन बाद में पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि भाई ये तो 2 टाइप के हैं, एक को हमने नाम दे दिया डीएनए और एक को हमने क्या नाम दे दिया, तो इन शॉर्ट इसी को एनए बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड। साइंटिस्ट को पता चला कि 2 टाइप के हैं, पहले तो पता चला कि भाई ये है, अब क्वेश्चन मार्क ये उठ गया कि भाई इनमें से कौन सा है ट्रू जेनेटिक मटेरियल, है ना। एक है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक है राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो जब पता लगाया कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उनमें डीएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें आरएनए। तो जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल, उसी को ट्रू जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, समझ गए ना। तो अगर पूछा जाए कि ट्रू जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डीएनए। इसका मतलब ये फॉल्स नहीं है, ट्रू और फॉल्स वाला नहीं है केस ना, याद रखना। ट्रू जेनेटिक मटेरियल बोला गया किसको, डीएनए। क्यों, तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे डीएनए के नीचे। तो डीएनए फाउंड इन most of the organism as genetic material. लगभग सभी, ऐसा लिखना है ना हिंदी में, लगभग सभी जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर पाया जाता है, या के रूप में पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन सीजीपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ठीक है ना। वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और यूपीएससी में भी पूछा गया है, वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अगर मान लो लिखा ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव
डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, लगभग सभी। लेकिन अगर लिख देगा ऑल ऑर्गेनिज्म तो फॉल्स हो जाएगा। यही बस आपको दिखना है, यही फंसाता है पेपर में। तो ऑलमोस्ट ऑल बोला, इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ गए ना? तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ऑलमोस्ट ऑल या मोस्ट, इंग्लिश में टर्म याद रखना। हिंदी तो बता दिया मैं, लगभग सभी, है ना, ऐसा यूज करेगा वो। अब आरएनए के बारे में देखते हैं। सम ऑफ ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। कुछ जीवों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है ना, किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म जीवों में, जैसे कि वायरस, एग्जांपल के तौर पे वायरस, वायरस में जनरली क्या पाया जाता है? आरएनए। समझ गए ना? तो अब यहां से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जैसे जीपीएससी में पूछा गया वैसे रहेगा क्वेश्चन, और यूपीएससी में। इतना लिख लिए पूरा आप लोग। अब मैं एक स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं, अगर मान लो लिखा इन जनरल, सामान्य तौर पर, इन जनरल, नॉट ऑल, ऑल भी नहीं लिख रहा हूं, चलो मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इन जनरल वायरसेस, वायरस लिख रहा हूं मैं यहां पर सिंपल, वायरसेस हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इन जनरल वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सामान्य तौर पर वायरस में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये स्टेटमेंट सीजीपीएससी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। इन जनरल अगर बोला जाए तो वायरस में कौन सा होता है? आरएनए। ये नहीं होता है, वायरस में क्या होता है? आरएनए। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं ऐसा कि ऑल वायरसेस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ट्रू और फॉल्स? सभी वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉल्स। क्योंकि वायरस दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए वायरस भी होता है और एक डीएनए वायरस भी होता है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल वायरस वाला केस, लगभग अगर ज्यादातर वायरस में अगर देखोगे तो क्या पाया जाता है? लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जो डीएनए वाले हैं। समझ गए ना? ये बात आपको याद रखनी। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं कि वायरस, सभी वायरस में आरएनए है। मैं यहाँ पर क्लियरिफाई भी कर रहा हूं कि कुछ वायरस अभी भी ऐसे हैं जिनमें डीएनए हो सकता है, लेकिन सम ऑफ द वायरसेस फैमिली। इज दैट क्लियर? यहीं से घुमा देता है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि वायरस वाले डिसीज बहुत ज्यादा है न्यूज में, तो जब वहां से क्वेश्चन पूछता है तो यहां से ये भी पूछ लेता है। क्लियर? तो कौन से वायरस जल्दी म्यूटेट होते हैं? जिनमें आरएनए पाया जाता है, जल्दी म्यूटेशन, उसका अलग अलग वेरिएंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होती है ना, तो उसका कोड जल्दी बदल जाता है, जबकि डीएनए तो प्रोटेक्टेड होता है दो लेयर्स। ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो इसीलिए आरएनए का जो कोड है वो जल्दी म्यूटेट, चेंज हो जाता है, इसलिए उसका जल्दी नया वेरिएंट आ जाता है ना? भाई सर्दी खांसी हमेशा होते रहती है ना, उसका आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। बचपन में सर्दी खांसी के लिए वैक्सीन लगती है क्या? लग जाना चाहिए था अभी तक तो। क्यों? क्योंकि सब हमेशा होते रहता है, हर साल एक दो बार हो जाता है, जैसे ही वेदर चेंज होगा तो हो जाएगा, है ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि बना भी लेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड का जो वायरस होता है वो सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से क्या होता है? म्यूटेट होता है। बना भी लोगे साल भर के रिसर्च, सालों साल के रिसर्च के बाद में, तो वो अगले दिन बदल जाएगा वायरस, फिर वो वैक्सीन कोई काम नहीं आएगी, फिर साल भर करके कोई फायदा नहीं है ना? तो वैसी जो वायरस होते हैं, जो आरएनए वायरस, जो बार बार म्यूटेट होते हैं जल्दी जल्दी, उनके लिए वैक्सीन बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बना भी लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होता है ना? लेकिन फिर भी बनाया जाता है, क्योंकि कुछ वायरस बहुत जल्दी में, कोल्ड कफ में कोई वैक्सीन फायदा नहीं करती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वैसा डेवलप हो गया उसके लिए। लेकिन बाकी कुछ ऐसे रेयर वायरस हैं जो जल्दी म्यूटेट नहीं होते और जल्दी ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में नहीं आते, लेकिन आते हैं तो खतरनाक
जाता है, जैसे कोविड, और भी है चिकन पॉक्स के वायरस और सारे वायरस है ना, तो उनके लिए वैक्सीन हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए आरएनए को लेकर के बेसिक चीजें मैं आपको बताया। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे कोई सा भी न्यूक्लिक एसिड हो, वेदर इट इज डीएनए और वेदर इट इज आरएनए, कोई सा भी हो, है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोले तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा उसका, सिंगल यूनिट। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ साथ पॉलीमर वर्ड भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पॉलीमर जो मल्टीपल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे फैटी एसिड के जब मल्टीपल फैटी एसिड यूनिट मिलता है तो क्या बनता है? फैट बनता है। एमिनो एसिड खूब सारा मिलेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन पॉलीमर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, उसको बनाने के लिए जो यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। समझ गए इतनी बात? ये क्या है? इसका मोनोमर है। क्या है इसका? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि वो दो टाइप के है ना, तो आपको डीएनए लिख के भी पूछ सकता है वो, सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों में न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। अब क्योंकि थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर से, क्योंकि डीएनए आरएनए वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है, तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में क्योंकि डीएनए आरएनए मेंस का पार्ट है, इसलिए वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पॉलीमर मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज साइज। हाँ, पॉलीमर का मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब खूब सारे छोटे छोटे यूनिट्स जब मिलकर बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल को तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। समझ ना? पॉलीमर, देखो पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोमर जो होता है ये सिंगल सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और फिर खूब सारे मोनोमर मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीमर बन जाता है ना। तो पॉलीमर इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना हुआ। ठीक है ना। और मोनोमर क्या है? सिंगल यूनिट, मोनोमर्स सिंगल। ठीक है ना। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 केमिकल्स रोल प्ले करते हैं। कितने केमिकल्स? 3 केमिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना, ये आपको 10 तक के बारे में नहीं मिलेगा। तो एक है आपका पेंटोज शुगर। इज दैट क्लियर? पहला केमिकल मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, पेंटोज शुगर। सेकंड में यहां लिख रहा हूं फॉस्फेट ग्रुप, phosphate group, and the third molecule I'm writing here, that is nitrogenous base. हिंदी में पेंटोज शर्करा लिख सकते हो आप, या शुगर भी लिख के चलेगा, फॉस्फेट समूह, ठीक है, और नाइट्रोजन युक्त क्षार। ठीक है ना, क्षार ऐसा ना, नाइट्रोजन युक्त क्षार। तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। ठीक, तो ये 3 केमिकल हैं जो मिल करके क्या बनाते हैं? एक यूनिट, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? डीएनए आरएनए बनाएंगे। इज दैट क्लियर? अब यहां पर इन केमिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अब जैसे मैं आपको स्ट्रक्चरली आपको मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं इन शॉर्ट। जैसे अगर मैं यहां पर डीएनए लिख रहा हूं और यहां पर आरएनए लिख रहा हूं, तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड देख रहे हो, ये स्ट्रैंड, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये और ये। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये बोल रहा हूं उसको मैं। ठीक है, ये मिलके बना होता है किससे? 2 केमिकल से। कौन से 2 केमिकल? एक तो फॉस्फेट, एक तो पेंटो शुगर पीएस, और एक फॉस्फेट ग्रुप, और यही बैकबोन है डीएनए और आरएनए का। सेम चीज यहां भी,
अगर एक है तो यहाँ पर एक ही रहेगा, आरएनए में तो एक ही स्ट्रैंड रहता है, ऐसा है ना। तो ये भी क्या है, स्ट्रैंड है, और ये भी दो केमिकल से मिलकर बना होगा। तो अगर पूछा जाए कि बैकबोन डीएनए या आरएनए का कौन सा केमिकल है, तो इन दो केमिकल को एक साथ हम क्या बोलते हैं, बैकबोन, रीढ़। ठीक है, डीएनए और आरएनए संरचना की रीढ़ किसे बोला जाता है, बैकबोन किसे बोला जाता है, तो बैकबोन बोला जाता है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रैंड बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, इन दो केमिकल से। और इन स्ट्रैंड के बीच में जो ये लिंक दिख रहा है आपको, इसमें तो बीच में है दो स्ट्रैंड के, यहां पर तो सिंगल स्ट्रैंड है तो बीच में नहीं बोल सकते। तो इनसे जो लिंक जुड़ा हुआ है वो लिंक किससे बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है। तो ये जो लिंक है ये और कुछ नहीं है, क्या है, नाइट्रोजनस बेस। लेकिन यहां पर तो दो बेस होंगे, यहां पर तो दो बेस है, एक ये भी है और एक ये भी है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। देखिए एक स्ट्रैंड का अपना एक लिंक होता है, समझ गए ना इतनी बात को। थोड़ा सा ये अब हम लोग एडवांस मॉलिक्यूलर वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करो, कुछ भी डाउट होगा तुरंत पूछना, है ना। ये नॉन बायो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े होंगे, कितने लोग बायो वाले हैं, एक ही बायो वाले हैं, बाकी लोग नॉन बायो वाले हैं। तो भाई आप लोग के लिए ये एकदम नया हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप समझ गए इतनी बात, स्ट्रैंड्स किससे बनी हुई है, दो केमिकल, कौन कौन सी, पेंटोज शुगर और जो बीच के लिंक है वो किससे बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है। इज दैट क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम लोग जो है, ये देखो अगर बैकबोन पूछेगा तो सीधा ये दो केमिकल आपको देखना है ऑप्शन में, ठीक है ना। अब आते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में, ठीक है। इतना हो गया, सब लिख ड्रॉ कर लिए, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला इसको, है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को ये लिख लियो ना, इस साइड का। हाँ, तो यहां मैं एक साइड लिख रहा हूं डीएनए और यहां पर मैं लिख रहा हूं आरएनए, और डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं, और आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक। अब यहां पर मैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में कमेंट करने वाला हूं। 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में, और 4, हालांकि क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन वगैरह, तो उसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में। मैं यहां पर लिख रहा हूं कोड, पहले तो नाम पूरा लिखूंगा, पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं कोड। पहले मैं लिख रहा हूं CG, छत्तीसगढ़ तो CG, यहां भी लिख रहा हूं मैं C और G, ठीक है। फिर मैं यहां लिख रहा हूं A, यहां भी लिख रहा हूं A, ठीक है। ये 3 नाइट्रोजन बेस दोनों स्ट्रक्चर में कॉमन होते हैं, ठीक। पूरा नाम मैं बताऊंगा अभी, कोड बस एक लेटर से समझते हैं इसको, CG और A, ठीक है। ये तीनों नाइट्रोजनस बेस दोनों स्ट्रक्चर में कॉमन होते हैं। एक बेस है जो दोनों में कॉमन नहीं है, अलग अलग है। डीएनए में एक पाया जाता है T, जो कि नहीं पाया जाता है आरएनए में। तो आरएनए में क्या पाया जाता है, उसकी जगह में U पाया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। CG और A ये दोनों स्ट्रक्चर में कॉमन होता है, जबकि T और U स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है ना। अब इसके पूरे नाम मैं आपको बता देता हूं। C का मतलब होता है साइटोसिन, उसका पूरा नाम आपको लिखना है CYTOSINE, CYTOSINE, इधर भी लिख लेना आप पूरा नाम, ठीक है। इसके बाद में गुआनिन, ठीक है। इसके बाद में एडेनिन, इसके बाद में थायमिन, ठीक है। THYMINE ADENINE, गुआनिन। सेम यहां पर भी लिख लेना आप, है ना, सेम रिपीटेशन होगा ऊपर के तीनों का। यहां पर यू में आपको यूरेसिल लिखना है, URACIL। इतनी बात समझ गए आप लोग। तो अब फिर से बता रहा हूं मैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन ये किसमें पाया जाता है, डीएनए में। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल ये किसमें पाया जाता है, तो आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के बेसिस में क्या डिफरेंस पैदा हो रहा है कि थायमिन ओनली फाउंड इन द डीएनए स्ट्रक्चर, यूरेसिल ओनली फाउंड इन आरएनए स्ट्रक्चर। तो यूरेसिल केवल आरएनए स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जबकि थायमिन डीएनए, और बाकी जो 3 है वो दोनों में कॉमन है।
इज दैट क्लियर? अब यहां पर जैसे देखो, मान लो यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूं इस स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट, मान लो मैं बोल रहा हूं सी है, ठीक है, तो उसके सामने वाला पार्ट जी ही होगा। क्या होगा? जी होगा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये जी है, इधर ये वाला पार्ट, तो उसके सामने क्या होगा? सी होगा। इसका मतलब मैं क्या बोला? सी और जी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हैं, पूरक नाइट्रोजनस युक्त क्षार के पेयर हैं, वो जोड़े हैं। समझ गया ना? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, बस पूरक जोड़े हिंदी में आप लिख सकते हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों बेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो पूछेगा कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और सी और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3। ये थोड़ा सा डिटेल में हम जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो फिर से मैं बता रहा हूं, ये दो बेस पेयर का अपना अपना क्या है। देखो, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड, ठीक है, इसका एक बेस, ये दोनों जुड़े तो बेस पेयर बन गया। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। अगर मान लो ये सी और ये जी है, तो इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हुए? और अगर ए और टी है तो 2। समझ गए ना? तो अब याद रखना है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बस उसको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये ए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टी के सामने हमेशा ए या ए के सामने हमेशा टी। तो ए और टी भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, उनके सामने कितने बॉन्ड रहेंगे? 2 बॉन्ड रहेंगे बीच में, है ना। ये भी आपको याद रखना है भाई, ए और टी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखो ध्यान सुनो, अभी मैं क्या बोला कि डीएनए और आरएनए का सिंगल यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो मैं क्या, ध्यान सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, तो मैं क्या न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिख सकता हूं? एक न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? अब मैं चीज आपको बता रहा हूं कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बना हुआ है, जबकि आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बना हुआ है। मतलब सिंपल है, मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 चेन, ये एक और ये दूसरा, ये 2 चेन किसकी चेन है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। और यहां पर एक सिंगल चेन है। जो स्ट्रैंड हमने बोला ना, उस स्ट्रैंड को मैं अब कंप्लीटली नाइट्रोजनस बेस के साथ मिला करके क्या बोल रहा हूं? चेन। किसका चेन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है ना, और आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। बस मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया उसको। मैं शुरू में क्या बोला था? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है? आरएनए होता है। उसी को मैंने टेक्निकल वर्ड में नाम दिया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड आरएनए 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन तो नहीं है, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तो मैंने जो ये स्ट्रक्चर बताया ना, ये स्ट्रक्चर आपको काम आएगा। कब काम आएगा? जब आप, जो यूपीएससी वाले हैं, जब आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए वहां पर पढ़ना ही पड़ता है। और सीजीपीएससी वाले का मेंस का पार्ट है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है। जो सीजीपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मेंस का पार्ट है, वहां डिटेल में पूछेगा, स्ट्रक्चर समझा पूछ लेगा। तो अगर स्ट्रक्चर समझा पूछेगा तो सीधे तौर पे यही तो समझाना है आपको, इसी चीजों को लिखना है आपको प्रॉपर वे में, है ना, कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है, इस ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल से मिलकर बना हुआ है, और फिर वो सारी चीजें, ये बैकबोन है जो स्ट्रैंड को बना रहा है, ये बेस है। अब आते हैं लास्ट में, 2-4 मिनट और ले रहा हूं। कौन सा? हाँ, बेस पेयर जो बने हुए हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हुए हैं, ठीक है, उसको याद रखना है। अभी मैं एक और लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है ना।
देखो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर वाइज जो है ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डीएनए और आरएनए है ये कहां पर पाया जाता है। ओके, अगला टॉपिक सेल है तो मैं वही पर टच कर रहा हूं। ये सेल है, मान लो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, इसको हमने न्यूक्लियस बोला। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, क्रोमोसोम्स मिला, क्रोमोसोम्स। ओके, अब इसमें रैप्ड स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रैप्ड स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम बना है किससे, डीएनए से। कंडेंस डीएनए को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब डीएनए किस फॉर्म में अरेंज्ड है, क्रोमोसोम रैप्ड स्ट्रक्चर, पूरा एक समझ लो गूथा हुआ स्ट्रक्चर है एक प्रकार से, है ना। अब ये डीएनए के अंदर जब आप झांक के देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, बेस पेयर ATCG, ऐसा, है ना। और इसी से क्या बन रहा है, इसी को हमने क्या बोला, ये जो सीक्वेंस बना है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, इससे क्या बनता है, जेनेटिक कोड, जिसको हम जीन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड व्हाट, जीन। समझ गए ना। तो जीन डीएनए के अंदर है। फिर से बता रहा हूं मैं, जीन जो है, जीन डिसाइड कैसे हुआ। अभी मैं ये स्ट्रक्चर बनाया डीएनए का, ध्यान सुनना, स्ट्रक्चर बनाया तो यहां पर मैंने लिखा था क्या, सी, फिर मैंने यहां लिखा जी, फिर मैंने यहां लिखा मान लो ए, फिर मैंने यहां पर लिखा क्या, टी। तो इसी का सीक्वेंस को मैं लिख रहा हूं यहां पर, CGAT एंड सो ऑन। और यही सीक्वेंस के तीन तीन जो है लेटर को मिला दे, एक कोड बन जाता है, कोडोन बोलते हैं उसको, जीन है और कुछ नहीं है। यही सीक्वेंस ही आपके जेनेटिक कोड है। तो डीएनए के अंदर में जो जेनेटिक कोड है वो किससे बने हुए हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। जबकि उसको सेव करके कौन रखा हुआ है, स्ट्रैंड्स। तो हमारे कोड नहीं बदलते जल्दी से, क्यों, दोनों साइड से प्रोटेक्टेड है। वायरस में एक सिंगल स्ट्रैंड है, दूसरे साइड से वो कोड मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसलिए चेंज होते रहते हैं बार बार। समझ गए इतनी बात। तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है, पेयर, बेस पेयर बोलना चाहिए डीएनए में, ठीक है ना। इनके सीक्वेंस को अगर लिख दे तो क्या मिलेगा आपको, जीन, या फिर जेनेटिक कोड बोल लो। और यही कोड आपके बॉडी में कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। आपका फेस किससे मिलता है, आपके फादर से ज्यादा या मदर से ज्यादा, आपके हेयर के पैटर्न कैसे हैं, आपके आई से कलर फादर के ऊपर गए हैं या मदर के ऊपर गए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करने के लिए कोड रिस्पॉन्सिबल है। और कोड किसके अंदर में है, डीएनए के अंदर में है। और कैसे डिसाइड हो रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अगर मान लो ये ए डिलीट हो गया, सी ए की जगह मान लो ए डिलीट हो गया और डायरेक्ट टी आ गया, तो एक नया कोड बन जाएगा। तो कोड का सीक्वेंस चेंज होता है तो फिर क्या होता है, जीन भी चेंज हो जाता है, म्यूटेशन। समझ गए ना। तो म्यूटेशन अगर होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कई बार कई सेल में कैंसर हो जाता है, तो कैंसर म्यूटेशन जेनेटिक रीजन से भी होता है, जब कोड चेंज हो जाए तो वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। यहां पर ये सारी चीजें मेरे को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मैं आगे यूज करूंगा, खासकर यूपीएससी क्लासेस में, बायोटेक्नोलॉजी। ये जेनेटिक कोड जो बता रहा हूं ना मैं, यही कोड के बेसिस में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉडिफिकेशन और डिसीज के क्योर जो होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट, वो सारी चीजें हम समझ पाएंगे। इसलिए इतना थोड़ा सा डीप तक जाना जरूरी है, समझ गए ना। और प्रीलिम्स में दोनों सीजीपीएससी और प्रीलिम्स के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई जेनेटिक कोड क्या है और आपका जीन क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैरियर ऑफ डीएनए, कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। वो जहां तक टच कर सकता है वो सारा चीज हमने कवर कर लिया है। अगर डीएनए में कोई डाउट होगा तो आप एक बार रिवाइज करो, कुछ भी डाउट अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कल पूछना, कि बाकी चीजें तो सिंपल थी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज हमने जो पढ़ा है वो केवल न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा है ना। तो अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें तो कल की क्लास में मेरे को पूछना, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपने आज पहली बार पढ़ा है, जो लोग नॉन बायो स्टूडेंट है ना।
तो एक बार उसको रिवाइज करके आओ, अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो कल पूछना, क्योंकि आज डाउट क्लियर नहीं करूंगा उसका मैं। हाँ, इससे पहले के टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। न्यूक्लिक एसिड एक बार पढ़ोगे, उसके बाद फिर कोई डाउट आएगा तो वो मेरे को कल, है ना। बाकी एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट में कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बताया था, वो एक तो आपको बताया था मैं आपको सैकेराइड के रूप में बताया था ना, कि एक मोनो है, फिर एक डाइसैकेराइड है, एक पॉलीसैकेराइड है। मोनो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंगल यूनिट, उसमें 3 नाम मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब इन्हीं में से कोई दो जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 बार मिल गए तो क्या बनेगा, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गए तो क्या बनेगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन गए तो लैक्टोज। अगर मान लो मल्टीपल यूनिट्स में ये मिले तो क्या बनेंगे, पॉलीसैकेराइड। जैसे मैंने 3 नाम दिया, ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लूकोज। ये तीनों ग्लूकोज से ही बने हुए हैं, खूब सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिले तो ये तीनों बना, समझ गए ना। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल और ह्यूमन, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट का जो स्टार्च है, जो ग्लूकोज है, वो स्टार्च के फॉर्म में कहां स्टोर होता है, तो स्टेम और रूट में। इसलिए आलू जो आप खाते हो, है ना, उसमें स्टार्च होता है, और उस आलू क्या है, रूट है कि स्टेम है, पोटैटो रूट है कि स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, ट्यूबर, पढ़ेंगे हम प्लांट बायोलॉजी में इसको, ठीक है। तो प्लांट का मैक्सिमम ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में कहां, लोअर बॉडी पार्ट्स में, मतलब कि स्टेम में और या तो रूट में स्टोर होता है, समझ गए ना। इसलिए वो पार्ट थिकन होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है और स्टोर होते जा रहा है वहां पर, समझ गए ना। और सेलुलोज तो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है, उसी से बना हुआ है वो। इज दैट क्लियर। तो ये सारा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की क्लास में हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट भी कर देंगे और फिर ह्यूमन बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो।